नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो आई होप आप सभी सकुशल होंगे, राजी खुशी होंगे और आपकी जो स्टडी है कंटिन्यूस चल रही होगी अच्छी। तो हमने जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो क्लासेज स्टार्ट की थी उसमें क्रॉप फिजियोलॉजी क्लास है। वैसे आज की बताऊं तो आज की क्लास अपनी क्रॉप फिजियोलॉजी क्लास है और क्रॉप फिजियोलॉजी में अपने टोटल जो थ्योरेटिकल चैप्टर हैं वो 12 थे, तो हमने 6 कंप्लीट कर लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आज टॉपिक 7th जो अपने एक लेक्चर की क्लास है, टॉपिक 7 है, एक लेक्चर की क्लास है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। क्या है टॉपिक, कौन सा है अपना 7 जो लेक्चर है वो कौन सा टॉपिक का है कि रेस्पिरेशन और ग्लाइकोलाइसिस, श्वसन और ग्लाइकोलाइसिस। तो आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, ठीक है, हो सकता है थोड़ी बड़ी हो क्योंकि मैटर ज़्यादा है आज में। वैसे एक क्लास में जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है चाहे एग्जाम में पूछो या ना पूछो वो चीज़ें आपको आना जरूरी है, ठीक है। अगर वो चीज़ें आपको आती है तो ही आप जो पूछ रहा है ना उस चीज़ के बारे में आप आंसर दे पाओगे। तो आज श्वसन के बारे में, श्वसन मेन चीज़ है अपने को जिंदा रहने के लिए। एक जो प्राणी है, ठीक है, एक जो लिविंग सेल है, जिंदा रहने के लिए उसको इस नेचर के अंदर, इस प्रकृति के अंदर सर्वाइवल करने के लिए श्वसन जो रेस्पिरेशन है ना वो सबसे आवश्यक चीज़ है। तो इसी के बारे में देख रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे, बाकी क्लास बहुत अच्छी होने वाली है तो पूरी देखना आप, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं कि क्रॉप फिजियोलॉजी के अलावा आप अपने चैनल के पेज पे जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे आप वहाँ पे आपको पैथोलॉजी जो प्लांट पैथोलॉजी क्लासेज और मीट्रियोलॉजी की और एंटोमोलॉजी क्लासेस कंटिन्यूस मिल जाएगी। इसके अलावा भी जेट आईसीआर वाला अगर आपका कोई रिलेटिव छोटा बड़ा भाई बहन है तो उनमें एनिमल हस्बेंड्री वगैरह की और भी क्लासेज आपको बहुत सारी जेट के जो पुराने पेपर वगैरह कम्पिटिटिव एग्जाम्स के सब मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आज की क्लास की बात करते हैं प्रॉपर वे में, क्रॉप फिजियोलॉजी टॉपिक 7 रेस्पिरेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस और एक लेक्चर की क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ज़्यादा टाइम खराब करते हुए। तो पहली चीज़ अपने इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ ऊपर का कि एक तो श्वसन क्यों आवश्यक है, ठीक है, श्वसन होता क्या है, रेस्पिरेशन जो है वो होता क्या है और एक जीव के लिए, एक सजीव के लिए, एक पौधा हो या फिर प्राणी हो, ठीक है, प्लांट हो या फिर कोई भी जीव हो, ठीक है, उनके लिए रेस्पिरेशन क्यों आवश्यक है, क्यों वो कर रहा है और कर रहा है तो जरूरत क्यों पड़ रही है उस बॉडी को रेस्पिरेशन करने की, ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि उसका शरीर श्वसन कर रहा है। और चलो श्वसन कर रहा है तो कैसे कर रहा है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक है, उसमें स्टेप क्या क्या है, कौन कौन से स्टेप हैं, क्या उसमें प्रोडक्ट बन क्या रहा है, ठीक है, और बाहर क्या निकल रहा है, और श्वसन की क्रिया के लिए जो मैकेनिज्म हो रही है उसके लिए अपने को क्या क्या चीजें आवश्यक है वो चीज देखेंगे। प्लस श्वसन क्यों आवश्यक है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसका मोटिव क्या है श्वसन करने का, अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, ये चीजें देखेंगे। प्लस श्वसन के प्रकार की, श्वसन कितने प्रकार से कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये चीजें देखने के बाद में अपन क्या देखेंगे, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर। जो फोटोसिंथेसिस बैक क्लास थी अपनी 5th और 6th जो चैप्टर था फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण हरे पादपों के अंदर था, आपको पता है जो क्लोरोफिल पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। तो प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस है उसके 2 चीजें देखी थी हमने, डार्क रिएक्शन प्लस लाइट रिएक्शन, काली अभिक्रिया और प्रकाशिक अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया और प्रकाशिक अभिक्रिया, वो दोनों चीजें डिस्कस कर ली थी बहुत अच्छे से। जिन्होंने नहीं देखा एक बार देखे क्योंकि वो इसी से थोड़ा बहुत रिलेटिव है, ठीक है, तो वो चीज देख ली थी। फिर अपन क्या देख रहे हैं, श्वसन के बारे में इतना कुछ डिस्कस करने के बाद में अपन देखेंगे श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो डिफरेंट है कि रेस्पिरेशन और जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या क्या अंतर है वो चीज। उसके बाद में देखेंगे श्वसन के जो प्रकार है, वायुवीय श्वसन और अवायुवीय जो श्वसन, 2 प्रकार है, 2 टाइप से होता है रेस्पिरेशन। तो उन दोनों में डिफरेंट देखने के बाद जब श्वसन का पूरा अपना क्लियर हो जाएगा ना कि श्वसन है क्या, मैटर क्या है, ये मुद्दा क्या है ये श्वसन का, ये चीज क्लियर होने के बाद में देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस के। तो आई होप, मेरे को लग रहा है क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है तो आपको एंड तक देखना, ठीक है। वैसे क्लास बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग होने वाली है, मजा आने वाला है, तो एंड तक देखें आप, ठीक है। तो बात करते हैं श्वसन की कि श्वसन क्या होता है। तो सभी जीवित जीव और पौधे हैं ना प्राणियों में, जीवन की जो क्रिया विधियां हैं, जितने भी जीवित पेड़ प्लांट्स ले लो आप, ग्रीन प्लांट्स ले लो या फिर हमें खुद को ले लो, एनिमल्स को ले लो, प्राणियों में जो भी जीवित है उसकी जितनी भी जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रियाएं या जो बॉडी की जो शरीर की जो क्रियाएं हैं ना उनको सुचारू रूप से उनको सर्वाइवल करवाने के लिए जो एनर्जी प्राप्त होती है ना अपने को, कभी सोचा कहाँ से होती है, वो श्वसन से ही होती है। बाकी अगर एनर्जी की बात करें ना पर ऊर्जा की, ठीक है, ऊर्जा, तो इस पूरी पृथ्वी पर संपूर्ण ब्रह्मांड जो है इस पे ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है ना वो सूर्य है, ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है अपना, सूर्य है। और सूर्य से क्या होता है, जो अपने ग्रीन प्लांट्स है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो ऊर्जा को लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्वेशन करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, और उसको क्या करते हैं वो कार्बनिक उत्पादों में मतलब एनर्जी के रूप में संगठित कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं, एब्जॉर्वेशन कर लेते हैं।
उसके द्वारा जो सौर ऊर्जा है ना उसको कन्वर्ट करके एनर्जी, जो कार्बनिक ऊर्जा है, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक मैटर है, उसके अंदर एब्जॉर्बेशन कर लेते हैं या संग्रहित कर लेते हैं, खुद के अंदर समा लेते हैं। फिर उससे क्या होता है, जैसे हरे पादपों से अपना जो मेनली जो मानव है, सपोज दैट जो जीव है वो ऊर्जा कहाँ से लेता है, या तो सूर्य के प्रकाश से ले रहा है या फिर हरे पादपों को खा रहा है भोजन के रूप में, उससे ऊर्जा आ रही है। ऊर्जा उससे नहीं आती, उससे भोजन के रूप वो खा रहा है ना, उसको ऊर्जा को संग्रहित कर रहा है। जो संग्रहित ऊर्जा है ना उसको मतलब अपने काम में लेने के लिए वो शोषण करता है। जैसे अपन शोषण कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, इससे क्या है, ऊर्जा छूट रही है। मतलब जो एनर्जी है ना, एनर्जी बाहर निकल रही है, और वही एनर्जी है जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, या शोषण रोक के नहीं कर सकते ये सब चीजें। तो जो अपने को मैंने पहले बताया कि एक जीवित जीव को इस प्रकृति के अंदर सर्वाइवल होने के लिए या अपनी जो शरीर की क्रियाएं हैं उनको कंटिन्यूअस रखने के लिए शोषण करता है, और शोषण वह प्रक्रिया है जो अपने शरीर को ऊर्जा देती है। इन सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा को विमुक्त करती है, एनर्जी फ्री करती है, ठीक है। तो ये तो चीज हो गई, थोड़ा सा शोषण की डेफिनेशन नहीं दी है मैंने, आपको समझाया कि शोषण क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो ये प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है, और सूर्य ऊर्जा हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्रहण की जाती है। उससे हरे पौधे उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। और फिर जो कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो गई, हरे पौधों ने कार्बनिक पदार्थों में ऊर्जा को परिवर्तन तो कर लिया, बट इस ऊर्जा को यूजुअली रूप में लेने के लिए अपने को क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं श्वसन की। तो श्वसन क्या है, ठीक है। तो श्वसन क्या है कि श्वसन एक जैविक ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। श्वसन क्या है, एक ऑक्सीडेशन, जैविक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ऐसे समझो इजी लैंग्वेज में बिल्कुल। वैसे बीएससी की क्लासेज हो रही है, इतना जीरो लेवल से नहीं बताना चाहिए, आप सबको आता होगा, बट सही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा लगेगी, बट बेसिक अगर क्लियर होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। हो सकता है कुछ लोगों का हो, बट ऐसा नहीं होता है कि सभी लोगों का बेसिक क्लियर रहे हमेशा, ठीक है। तो श्वसन की पहले परिभाषा देखते हैं कि श्वसन होता क्या है। तो श्वसन जैविक ऑक्सीकरण की एक क्रिया है, मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है एक। ऑक्सीकरण जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म है, जिसमें क्या होता है, O2 का यूज होता है और CO2 प्लस ऊर्जा निकलती है। इसमें होता क्या, ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें अगर ऊपर का देखे ना मोटा, तो होता क्या है, O2 का यूज होता है, ठीक है। O2 का यूज हो रहा है और निकल क्या रहा है, CO2 प्लस एनर्जी या ऊर्जा। और यही ऊर्जा है, वो ऊर्जा है जो अपने को मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, चौक चला रहा हूं, आप देख रहे हो, आपके पल के जो झपक रही है या ऊपर नीचे हो रही है, जो भी है ना, जो भी क्रियाएं हो रही है ना, एक्स वाई जेड, सभी इसी ऊर्जा के द्वारा हो रही है, ठीक है। तो ये श्वसन क्या है, एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण की ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म है, जिसमें क्या होता है, O2 का यूज होता है प्लस CO2 और एनर्जी रिमूव होते हैं, ठीक है। एनर्जी और CO2 निकलते हैं। जैसे अपन सांस ले रहे हैं तो जो छोड़ रहे हैं ना, उस समय क्या हो रहा है, CO2 बाहर निकल रही है, प्लस क्या हो रहा है, अपने को ऊर्जा मिल रही है बोलने के लिए, ठीक है। तो ये समझने की चीज है कि ऑक्सीकरण की ये होगी ये। और इसकी एक और परिभाषा बताऊं अगर मैं, दूसरी इसकी ये डेफिनेशन बहुत इजी वे में मैंने बताया, आपको समझ में नहीं आया तो दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन की। 3-4 डेफिनेशन है, जो आपको अच्छी लगे, जो आपके सही समझ में बैठे, इजी लैंग्वेज में लगे, वो याद करो आप, ठीक है। रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सीधी चीज़ समझो कि जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें O2 का यूज हो रहा है, शब्द से समझो। और विमुक्त क्या हो रहा है, O2 तो यूज हो रही है, छोड़ क्या रहा है, CO2 प्लस एनर्जी। CO2 छोड़ते हैं अपन, ठीक है, श्वसन के दौरान जो गैस छोड़ रहे हैं वो CO2 है, ले रहे हैं वो O2 है, और क्या मिल रहा है, CO2 के साथ में अपने को एनर्जी मिल रही है। उस एनर्जी का यूज कहाँ कर रही है बॉडी, हर एक XYZ जो प्रक्रिया कर रही है ना, क्रिया कर रहे हैं ना, उसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड जो इसकी डेफिनेशन है वो है, श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में अनवरत होने वाली एक ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है। मतलब श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी जो लिविंग सेल्स है, जीवित कोशिकाएं हैं, प्लांट हो या फिर कोई भी मतलब पादप हो या जीव हो, सब में होने वाली अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत मतलब बिना रुके चालू रहती है, हमेशा कंटिन्यूस रहती है, ठीक है। श्वसन एक अनवरत प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण अपचयन अनवरत प्रक्रिया है जो सभी जीवित कोशिकाओं में हमेशा चालू ही रहती है ना, जिसके परिणाम स्वरूप भोज्य पदार्थ जो शर्करा आदि है ना, उनका विखंडन होता है। इसके अनुसार क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ हरे पादपों ने प्रकाश संश्लेषण के दौरान इकट्ठा कर लिया, हमने भोजन खा के इकट्ठा कर लिया, उसका क्या होता है, विखंडन होता है। जो भोज्य पदार्थ है अपना शर्करा, ग्लूकोज वगैरह, वो टूटती है, और टूट कर क्या निकालती है, ऊर्जा निकालती है, और वही ऊर्जा अपने को शरीर को चलाने में मदद करती है। उसी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं।
दोबारा से आप देखोगे, नोट कर सकते हो कि श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में अनवरत होने वाली एक ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप भोज्य पदार्थ शर्करा आदि का विखंडन होकर ऊर्जा प्राप्त होती है। वह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो ये तो चीज हो गई श्वसन के बारे में डिस्कस, ठीक है, डेफिनेशन। आई होप आप सबको समझ में आई होगी अच्छे से कि रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये चीज हो गई कैसे हो रहा है, मैंने इसको रट के नहीं बताया आपको, सीधा बॉडी में, ठीक है, अप्लाई करके दिखाया कि क्या चीज क्या है, श्वसन क्या है, ठीक है। इतने दिन क्लियर नहीं हो तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपका श्वसन। इसके बाद में अगर बात करें श्वसन की, तो इसका जो रासायनिक समीकरण है, इसके केमिकल जो देखें अगर रिएक्शन अपन, जो रासायनिक समीकरण, ये तो बात हो गई अपन ने एक समझने के लिए, ठीक है। अब इसका रासायनिक समीकरण परिभाषा के हिसाब से ही, जो मैंने डेफिनेशन दी ना, उसी के हिसाब से आपको रासायनिक समीकरण बताऊंगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके देखें आप, ठीक है, ध्यान लगा के देखें। तो इसका रासायनिक समीकरण क्या है, C6H12O6, जो ग्लूकोज है, मैंने बताया था जो भोज्य पदार्थ है, C6 जो भोज्य पदार्थ है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, उससे क्या प्राप्त होगा, CO2 प्लस एनर्जी। तो ये हो गया अपना एक ग्लूकोज या शर्करा का अणु, ठीक है। ये सपोज ऐसे करो, इसको ऐसे समझ लो, ये जो चीज है ना, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा एक पादप ने रख ली अपने पास, या फिर हमने भोजन करके एब्जॉर्वेशन कर ली, संग्रहित कर लिया इस चीज को। अब अपन क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि एक ग्लूकोज के अणु को तोड़ने के लिए या ऑक्सीकरण होने के लिए 6O2 मतलब 6 ऑक्सीजन के अणुओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो अपना हो गया कि इसका जो शुरू में क्या चाहिए अपने को, मैटर क्या चाहिए शोषण होने के लिए, तो एक ग्लूकोज का अणु है और अपने पास ऑक्सीजन है पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, ऑक्सीजन है। अब क्या होएगा, जब ये ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें से क्या निकलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ कि 6 तो CO2 है ना, और H2O प्लस 673 केल्विन ऊर्जा, मतलब 6 तो CO2 के अणु निकल गए इससे बाहर, ठीक है, प्लस 6 H2O के निकल गए। तो ये तो अपने लिए इतना यूजफुल नहीं है। जो CO2 निकला है ना, वो क्या करता है, जो अपने प्रकृति के अंदर जो कार्बन चक्र है, जो कार्बन साइकिल है, उसको क्या करता है, ये बनाए रखता है। जो CO2 निकला ना शोषण से, ये ऐसा नहीं कि ये बेकार है बिल्कुल, ये क्या होता है, जैसे शोषण कर लिया और जो CO2 बाहर निकालते हैं, छोड़ते हैं अपन CO2, वो क्या करता है, जो प्रकृति के अंदर कार्बन साइकिल है ना, वो भी नियमित रूप से चलना बहुत आवश्यक है। तो ये क्या करता है, CO2 उस कार्बन साइकिल को बनाए रखता है। और इससे क्या निकल रहा है, मेन जो अपना मोटिव है एनर्जी लेना है, ठीक है, यहाँ पे शोषण से। तो क्या निकल रहा है, 673 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो निकल रही है। तो ये हो गया शोषण का आपका जो रासायनिक समीकरण है कि C6H12O6 एक ग्लूकोज का अणु। ये चीज याद रखना कि एक ग्लूकोज के अणु के लिए 6 ऑक्सीजन के अणुओं की आवश्यकता पड़ती है, प्लस क्या निकलता है, 673 केल्विन जो एनर्जी है, ठीक है, किलो कैलोरी। ये मेन चीज है, अपने शरीर को जो बोल रहे हैं ना अपन, वो इसी के कारण बोल रहे हैं। जब एक ग्लूकोज का अणु टूट रहा है और क्या निकल रहा है, CO2 जो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप छोड़ रहे हो, और वो कहाँ जा रही है, जो अपना कार्बन साइकिल है ना, उसी में जा रही है, ठीक है। वो मैं आपको आगे जैसे जैसे चैप्टर आएंगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 जल के अणु विमुक्त हो रहे हैं। तो ये अपना ऑक्सीजन, लगभग शोषण के बारे में ये हो रहा है, ठीक है। शोषण की मैंने परिभाषा दे दी, आपको समझा दिया, इसका जो रासायनिक समीकरण है वो बता दिया। अब आगे देखें अगर शोषण क्या, तो मतलब शोषण का यूज कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये 673 अपने को मिल तो गई, जो एनर्जी है शोषण की क्रिया का जो उत्पाद मिला है अपने को, प्रोडक्ट मिला है, वो मिल तो गया, यूज कहाँ हो रहा है, इसको अप्लाई करो। तो ये 673 कहाँ हो रहा है कि जितनी भी जो नई कोशिकाएं है ना, जो सेल्स है जो बन रही है ना, उनके जो संगठन है, कंपाउंड्स है, उनके अंदर जो चीजें बन रही है ना, जीव द्रव्य केंद्र कुछ भी ले लो यार आप, उसके अंदर यूज हो रहा है। एक तो इसका, एक जो अपने बॉडी के अंदर जितनी मेटाबॉलिक जो मैकेनिज्म हो रही है उनके अंदर यूज हो रहा है। अपने को सर्वाइवल करने के लिए, प्रजनन करने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, खड़े होने के लिए जो एनर्जी है वो इसी से हो रही है, 673 वाली, ठीक है। तो ये हो गया अपना शोषण क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे हैं, इसका रासायनिक सूत्र हो गया, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कहाँ पे यूज हो रहा है, वो चीजें डिस्कस हो गई है, ठीक है। यहाँ तक देख लिया। अब अपन बात करते हैं शोषण और प्रकाश संश्लेषण में अंतर, ठीक है। तो इधर तो मैं लिख देता हूँ रेस्पिरेशन, ये लिखा हुआ है शोषण, और इधर लिख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस, थोड़ा रुक के देखेंगे, ठीक है। इधर लिख लेते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। क्लास थोड़ी बड़ी होगी बट पूरी देखना आप, ठीक है। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर। तो श्वसन में क्या होता है, सभी जीवित जीवों में संपन्न होती है। जो श्वसन की क्रिया है ना, ये ऑल टोटल जितनी भी लिविंग सेल्स है ना, सभी जीवित कोशिकाओं में संपन्न होगी। इसके लिए क्लोरोफिल जो है ना, पर्णहरित, उसकी
मतलब प्रेजेंट होना अनिवार्य नहीं है। अगर अपने में क्लोरोफिल नहीं है, प्रणरित नहीं है, पर शोषण कर रहे हैं, ठीक है। जबकि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, जीवित कोशिकाओं में तो हो रही है, बट उन्हीं में होगी जिनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, ठीक है। ये मेरे हाथ की सेल्स है, इसको धूप में रख दूंगा, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी, बट ये शोषण करेगी, ठीक है। तो ये चीज है कि क्लोरोफिल जिनमें पाया जाएगा ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति, उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण होगा। जबकि शोषण ऑल टोटल जितनी भी लिविंग सेल्स है ना, सब में होगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति इसमें कंपलसरी नहीं है। तो फर्स्ट जो अपना मेन जो पहला जो अंतर है, सबसे मुख्य अंतर वो यही हो गया कि प्रकाश जो संश्लेषण है वो सिर्फ उन्हीं कोशिकाओं में होता है जिनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, जबकि शोषण उन सभी कोशिकाओं में होता है जिनमें प्रकाश संश्लेषण आवश्यक नहीं होता है। सेकेंड अगर बात करें तो प्रकाश जो है ना, अंधकार और प्रकाश दोनों में होता है। सेकेंड अपन डिफरेंट की बात करते हैं तो जो अपना शोषण है ना, वो दोनों चीजों में होता है, ठीक है। अंधकार में भी होता है, मतलब उजाले में भी होता है और अंधेरे में भी होता है, ठीक है। शोषण आप रात को भी करते हो, दिन को भी करते हो, सोते हुए भी करते हो, जागते हुए भी करते हो। जबकि जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, वो क्या होता है, इसमें जो प्रकाश में ही होएगा, ये या तो सूर्य का प्रकाश में, या आपको फिर है ना कृत्रिम रूप से जो आर्टिफिशियल जो लाइट है वो देनी पड़ेगी, तो ही कोई पादप प्रकाश संश्लेषण करेगा। इसमें दो चीजें देखी थी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, 5th लेक्चर में सही से समझ में आएगा, एक बार देखें आप, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है नए व्यूअर्स। तो ये दो अंतर हो गए, ये दोनों में होता है, वो सिर्फ प्रकाश में सूर्य की उपस्थिति में होगा। ये कैटाबोलिक है और ये एक एनाबोलिक। और जो शोषण है ना, रेस्पिरेशन, ये कैटाबोलिक प्रक्रम होता है, ये कैटाबोलिक मैकेनिज्म है, और ये एनाबोलिक, ये एक एनाबोलिक मैकेनिज्म है, ठीक है। 3 अंतर हो गए। चौथा अंतर देखते हैं इनमें कि इस क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। श्वसन की क्रिया में इतनी बार बता दिया, 50 बार निकाल दिया होगा मुंह से कि शोषण की क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा अपने शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। तो शोषण के दौरान क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पादप प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल का यूज करते हुए अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदल रहे थे, मतलब भोजन का संग्रहण कर रहे थे। तो इसमें तो कर रहे थे संग्रहण, इकट्ठा कर रहे थे, और इसमें क्या हुआ, जो संग्रहण हुई हुई चीजें है ना, उनको तोड़ के एनर्जी निकलेगी। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी मुक्त होती है, ठीक है, एनर्जी छूटती है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में ये भोजन इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर हो गया। बाद में अंतिम उत्पाद CO2 व जल है। शोषण रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद क्या था, CO2 निकाल रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, ठीक है, प्लस जल और एनर्जी। इसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस, इसका क्या था, कार्बोहाइड्रेट, जो ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं अपन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, कुछ भी जो कार्बनिक यौगिक हो गए, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्लस एक चीज और आ रही है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। जब पादपों में प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं। ये चीज प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में बहुत ही अच्छे से देख ली थी। तो ये अपना अंतर हो गया शोषण और प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट बात करते हैं शोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसके बाद में अगर बात करें अपन, पहले एक चीज देख लेते हैं कि शोषण क्यों आवश्यक है, शोषण की सार्थकता क्या है। शोषण आवश्यक क्यों है वो चीज देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे शोषण के प्रकार प्लस शोषण के प्रकारों के अंदर डिफरेंट, फिर ग्लाइकोलाइसिस और क्लास कंप्लीट। 7 चैप्टर कंप्लीट और बहुत जल्द, जो 5 बच रहे हैं ना, आपके 12 थे, बहुत ही एक लेक्चर की क्लास है, बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं शोषण की जो सार्थकता है, शोषण की सार्थकता ये क्यों आवश्यक है। शोषण क्रिया से जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि जीवित जीवों के लिए अति आवश्यक है। बार बार एक ही चीज आ रही है कि शोषण क्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है, जो जीवित जीवों के लिए आवश्यक है, मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है, उनकी फिजिकली क्रियाओं के लिए आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में रूपांतरित कर दिया जाता है। अघुलनशील जो भोज्य पदार्थ है, जो पादपों ने या हमने जो इकट्ठे किए, संग्रहित किए, जो कार्बोहाइड्रेट संग्रहित की है, जो ऊर्जा संग्रहित की है, उसको यूजफुल बना देता है शोषण, ठीक है। थर्ड अगर बात करें तो इसके द्वारा CO2 का उद्भव होता है। तो शोषण की थर्ड अगर बात करें क्यों आवश्यक है, तो शोषण करने के दौरान अपन CO2 छोड़ रहे हैं, जो CO2 अपने को कार्बन साइकिल है, जो अपना कार्बन साइकिल है प्रकृति के अंदर, उसको पूरा करने में मदद दे रहा है, ठीक है। तो 3 क्यों शोषण आवश्यक है, 3 चीज देख ली हमने। बहुत यार, इतना एक लेक्चर में इतना नहीं करवाते जितना करवा रहे हैं, बट ये है कि अपने को एग्जाम की नहीं और चीजों में आपके काम में आ जाएगा, ये चीजें जरूरी है। जिस वजह से अपन जीवित हैं, जो हर क्रिया में अपने लिए आवश्यक है, उस चीज के बारे में कोई पूछ भी ले आपको तो पता होना जरूरी है, ठीक है। तो देखो
ये हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं शोषण के प्रकार। तो दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? वायुवीय श्वसन, शब्द से पता चल रहा है यार, ज्यादा देखना नहीं है, ठीक है। और अवायुवीय श्वसन, सॉरी 2। वायुवीय श्वसन और अवायुवीय श्वसन, 2 प्रकार हो गए श्वसन के, ठीक है, वायुवीय और अवायुवीय। तो देखते हैं पहला वायुवीय श्वसन क्या होता है। वायुवीय श्वसन होता क्या है? एरोबाइटिक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आप, जब श्वसन O2 की उपस्थिति में होता है। जब वायुवीय, सीधा सा समझ लो यार शब्द से, वायुवीय की वायु की उपस्थिति में। और वायु में श्वसन में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। जो श्वसन O2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वह वायुवीय श्वसन होता है, ठीक है। पहली चीज तो ये कि जो श्वसन O2 की उपस्थिति में होता है वायुवीय होता है। इसमें संचित भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पर्याप्त ऊर्जा निकलती है। इसमें होता क्या है? वायु की उपस्थिति में O2 ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ठीक है, एक ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म है श्वसन। पहला शब्द ही यही बताया था क्लास होते ही, ठीक है। तो O2 की उपस्थिति में हो रहा है, किसी चीज का विघटन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, तो क्या होएगा? पूर्ण रूप से अपघटन होएगा उसका, या पूर्ण रूप से विघटन होएगा, ठीक है, या विघटित होएगी या टूटेगी वो चीज, ऑक्सीकरण होगा पूर्ण रूप से। तो पूर्ण रूप से अगर किसी चीज का दहन होता है, यह चीज आप ऐसे इजी में समझो कि कोई चीज पूर्ण रूप से, अगर कोई भी चीज जल रही है या खत्म हो रही है या बन रही है, तो पूर्ण रूप से हो रही है, कंप्लीटली रूप से, तो उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है कि वायुवीय श्वसन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और जो कार्बनिक पदार्थ है उनका पूर्ण अपघटन होएगा, या ऑक्सीकरण होने के बाद ऊर्जा जो मिलेगी ना, लास्ट में जो उत्पाद मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा? हाई, मतलब अधिक ऊर्जा मिलेगी इसमें। ऐसा सीधा सीधा समझो, जो इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, इसमें जो पिस्टन में जो तेल है, डीजल जो जलता है ना, फूटता है ना, अगर वो प्योरली रूप से, फुल शुद्ध रूप से अगर पूरा फूट रहा है, पूरा जल रहा है ना पिस्टन में जो तेल, ऐसे पिस्टन में तेल फूटता है, अगर वो सही से फूट रहा है, सही से जल रहा है ना, तो वो इंजन ज्यादा तेज दौड़ेगा, ठीक है, उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और कुछ कुछ होता है, पेट्रोल डीजल है, उसमें मिलावट की हुई है, पिस्टन में सही से जल नहीं पा रहा है, फूट नहीं पा रहा है, तो उससे क्या होएगा? इंजन आपका तेज नहीं दौड़ पाएगा या जोर नहीं लगा पाएगा। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करके देख लो आप बहुत इजी लैंग्वेज में, कि वायुवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा है, और पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? ऊर्जा अधिक मिल रही है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन वो वाली है जो मैंने अभी पहले बताई थी, वो अब दोबारा क्यों टाइम खराब करते हैं, ठीक है। सबको पता है C6H12O6 है, प्लस 6O2 है, फिर क्या बनेगा? 673 केल्विन बन रहा है, ठीक है, 673 वाला, 673 केल्विन बहुत मिल रहा है, ठीक है, पूरा विस्फोटन हो रहा है, तो अच्छे से एनर्जी मिल रही है। तो ये हो गया वायुवीय श्वसन। क्या हो गया? एक बार दोबारा से सुन लो आप, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तथा जो कार्बनिक पदार्थ उनका पूर्ण, जो एनर्जी वाले हैं ना, उनका पूर्ण अपघटन होता है या पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिससे क्या होता है? हाइगर एनर्जी मिलती है अपने को, उच्चतम ऊर्जा मिलती है। तो वो हो गया वायुवीय श्वसन। और मेनली ये है ना, कॉमनली जो होता है ना श्वसन अपने, वो वायुवीय श्वसन ही होता है, ठीक है, ज्यादातर कंडीशन में, 99% केसेज में वायुवीय श्वसन। अब बात करते हैं अवायुवीय श्वसन क्या है। इसका उल्टा कर लो, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहेगी, या क्या रहेगा? जो ऑक्सीजन की सांद्रता है ना, वो 1% से कम रहेगी, लेस देन 1%, ठीक है, 1% से कम रहेगी ऑक्सीजन की सांद्रता, तो क्या होगा? अवायुवीय श्वसन होगा। अब ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन जो श्वसन है वो ऑक्सीकरण ही क्रिया है, ऑक्सीडेशन की, बार बार बता रहा हूँ। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही ठीक से, तो उसका विघटन, जो ऑक्सीकरण हो रहा है, वो भी पूर्ण रूप से नहीं होगा। वही इंजन वाली बात, पिस्टन में डीजल जा रहा है, मिलावट वाला जा रहा है, सही रूप से विस्फोटक नहीं हो रहा है, तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो वही चीज यहाँ अप्लाई करो कि अवायुवीय जो श्वसन है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब सांद्रता 1% से कम होती है, लेस देन 1%, ठीक है, जो उसकी कॉन्स्टेंट होती है, सांद्रता 1% से कम होती है। और होता क्या है फिर? जब पूर्ण रूप से अपघटन या ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एनर्जी बहुत ही कम मिलती है, और जो CO2 और जो वो बन रहे थे ना जल, वो नहीं बनेंगे, इसमें अलग ही उत्पाद बन जाएगा, कोई मैलिक अम्ल बन गया, या एसिड बन गया, एल्कोहल बन गया, ये चीजें बन जाती है सह उत्पाद के रूप में। जो अपने को श्वसन की क्रिया में CO2 प्लस जो एनर्जी प्राप्त हो रही थी, तो इसमें क्या होगा? एनर्जी तो प्राप्त होगी अवायुवीय श्वसन में, बट कम एनर्जी प्राप्त होगी, प्लस CO2 नहीं प्राप्त होगी। CO2 की जगह इसमें क्या बन जाएगा? एल्कोहल, एसिड वगैरह, ये चीजें बन जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अवायुवीय श्वसन। ये अवायुवीय श्वसन होता है अपना कंप्लीट, बहुत कम मात्रा में। और ये क्या है ना, अधिकतर में ये वायुवीय ही पाया जाता है। अवायुवीय श्वसन बहुत कम मात्रा में। सूक्ष्म जीव है ना, अपने माइक्रो जो जीव है, सूक्ष्म जीव, जैसे यीस्ट,
अपना ईस्ट हो गया। इनमें सूक्ष्म जीवों में अवायवीय श्वसन पाया जाता है, एनाबायोटिक श्वसन पाया जाता है। ये तो हो गया श्वसन का कंप्लीट अपना। अब बात करते हैं अपन ग्लाइकोलाइसिस की, ठीक है यार, क्लास ज़्यादा ही बड़ी हो गई शायद, कोई नहीं कंप्लीट कर लेते हैं यार। बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, हैंडराइटिंग थोड़ी समझ में आ रही होगी, ठीक है, समझना है अपने को, कोई वो नहीं करना। ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, क्या इसका उत्पाद बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है, ठीक है, एंजाइमों को नियंत्रण से। मतलब जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी मैकेनिज्म है, प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है एंजाइमों के नियंत्रण से। जो क्रिया को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल, वो कौन करेगा, एंजाइम करेगा। और बनेगा क्या, पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड, यही है ग्लाइकोलाइसिस। सीधे शब्दों में बात करें तो ग्लूकोज का विघटन होगा एंजाइमों के द्वारा, एंजाइमों के जो मैकेनिज्म है एंजाइमों के द्वारा कंट्रोल होगी। प्लस जो अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल मिलता है। इसमें ग्लूकोज के विघटन को ऐसी प्रक्रिया है जो एंजाइमों के नियंत्रण में होती है और पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। तो इसका जो केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं एक बार, चौक, ठीक है। तो इसमें है C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया अपना, C6H12O6, ये तो हो गया अपना ग्लूकोज। और हो क्या रहा है, एंजाइमों के जो वो है ना उसके अंदर हो रहा है। तो इसमें प्लस, ठीक है। परिभाषा दोबारा से देखो, परिभाषा को देखते हुए ही समझना है अपने को कि ग्लूकोज का विघटन होएगा, ऑक्सीकरण होएगा, एंजाइम नियंत्रण करेंगे और पायरुविक एसिड बनेगा, वही ग्लाइकोलाइसिस चक्कर कहलाएगा, ग्लाइकोलाइसिस पथ कहलाएगा, ग्लाइकोलाइसिस मार्ग कहलाएगा। तो ये तो ले लिया हमने ग्लूकोज, ठीक है। अब आगे क्या होगा, जो अपने मतलब क्या बोल रहे हैं, एंजाइमों के नियंत्रण में होगी ये क्रिया, ठीक है, एंजाइमों के नियंत्रण में होगी ये क्रिया। क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, वही ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा। तो ये बात हो गई। अब ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में 3 स्टेप्स होती है। जो अपनी ग्लाइकोलाइसिस क्रिया है ना, वो मैकेनिज्म है ना, वो 3 स्टेप्स में पूर्ण होती है, 3 चरणों में पूर्ण होती है। अब एक लेक्चर की क्लास में ज्यादा वो जो चक्कर साइकिल वगैरह इतना नहीं पूछेगा, एक लेक्चर दे रखा है सिलेबस में, और एक लेक्चर के हिसाब से आपको कहीं पे भी कम नहीं मिलेगा, आपको सिलेबस से 1% ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। निश्चिंत होकर रहिए, देखिए, ठीक है, बाहर नहीं जाने वाला। अगर इतना आता है ना, आपकी ओजीपी बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी। बात करते हैं आगे की। तो इसमें क्या होता है, इसकी 3 स्टेप्स होती है और इसका जो शुद्ध उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, वो चीज देख लेते हैं लास्ट कि ग्लाइकोलाइसिस से जो अपने को नेट जो वो मिल रहा है प्रोडक्ट, वो क्या मिल रहा है, शुद्ध उत्पाद क्या मिल रहा है, वो चीज देख लेते हैं। बाकी इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें ग्लूकोज के 1 अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणु तथा 4 अणु एटीपी बनते हैं। क्या बनता है, 2 अणु तो पायरुविक एसिड बनते हैं, ठीक है, 2 तो पायरुविक एसिड प्लस 4 एटीपी बनते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, आगे क्या होएगा, चूंकि एटीपी के 2 अणु फास्फोरिलिक अभिक्रिया में खर्च हो जाएंगे, 4 एटीपी बने, उनमें से जो 2 एटीपी है ना, वो अपने जो 3 स्टेप्स में आएगा फास्फोरिलीकरण, फास्फोरिलीकरण का जो चक्कर है उसमें खर्च हो जाएंगे। तो बचे कितने, 2 एटीपी, 2 एटीपी प्लस पायरुविक अम्ल बच रहा है। आगे अगर बात करते हैं इसकी, तो क्या होएगा, NAD के 2 अणु उपचयित होकर NADH2 के 2 अणु बनाते हैं। जो NAD है ना, उसके 2 अणु उपचयित होकर NaPH2 बनाते हैं, ठीक है, NADPH2 बनाते हैं। फिर क्या होएगा, आगे देखेंगे, इसके 2 अणु वायवीय ढंग से ऑक्सीकृत होकर एटीपी के 6 अणुओं का निर्माण करते हैं। अतः ऑक्सीकरण की उपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में एटीपी के 2 अणु से बढ़कर कुल 8 हो जाते हैं। तो पायरुविक अम्ल प्लस 8 एटीपी, इसका जो शुद्ध उत्पाद है वो बनेंगे। तो ये क्लास होती है कंप्लीट अपनी। नेक्स्ट क्लास टॉपिक 8 की बहुत ही जल्द। थैंक यू देखने के लिए आपको, और आप मेरे को बताएं क्लास कैसी लगी, और आपके जो भी बीएससी वाले हैं उनके साथ शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।